सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्ते। और हम जो हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में हमने देखा था भारतीय संविधान की 6 विशेषताएं हमने पढ़ ली थी। इसके बाद में संविधान की जो अगली विशेषता है, इससे पहले आप सभी विद्यार्थी जो है अपनी कॉपी और पेन लेके बैठें और जो भी हम विशेषताएं आज समझने का सीखने का प्रयास करेंगे, उन सभी विशेषताओं को जो है आप अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलें, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पहले बाद में लिख लें, या फिर आप बाद में अंत में इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे भी आपको उचित लगे, जैसे भी आपका मस्तिष्क काम करे उसके अकॉर्डिंग जो है आप इनको याद करें। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँ कि ये जो विशेषताएं हम पढ़ रहे हैं, ये सभी विशेषताएं हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और आवश्यक है, क्योंकि पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षा जो बोर्ड है वो इन 21 विशेषताओं में से कोई न कोई एक विशेषता हमें हर साल जो है 4 अंक वाले प्रश्न में दे रहा है। एक और आपकी जो मानसिकता है कि भाई सर जो है ब्लैक बोर्ड पे पहले लिखते हैं, उसके बाद में हमें समझाते हैं। तो देखो मैं आपको बताऊं, ब्लैक बोर्ड पे पहले लिखने से क्या है कि हमारा जो समय है वो काफ़ी हमारा समय बच जाता है, और समय बचने की वजह से क्या है कि आपको अधिक मात्रा में हम और ज़्यादा पढ़ा सकते हैं। यदि मैं पॉइंट लिख करके और फिर उस पॉइंट को आपके सामने लिखूं तो उसमें बहुत समय लगता है, इसलिए पहले लिख करके और फिर बाद में आपको समझाने में काफ़ी आसानी रहती है और इससे हमारा समय भी बचता है। तो हम शुरू करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो हमारे भारतीय संविधान की जो अगली विशेषता है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे भारत के संविधान के अंदर जो है सरकार का पथ प्रदर्शित करने के लिए, यानी सरकार का मार्गदर्शन करने के लिए संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। और ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं, ये क्या करते हैं, सरकार को निर्देश देते हैं कि वह अच्छा शासन चलाए। और ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनका उद्देश्य है कि भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाना, भारत में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना करना। तो आप ये सारी बातें जो है किस प्रकार से लिखेंगे अपने उस बिंदु में, तो उसको देखिए कि संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ये तत्व आयरलैंड से या आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ये तत्व कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से। ये सरकार के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं। इनके क्रियान्वयन के लिए सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी ये जो निर्देश तत्व हैं इनको लागू करने के लिए या इनको हमारे भारत में क्रियान्वित करने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। ये न्यायालय में वाद योग्य भी नहीं है, यानी यदि सरकार इन तत्वों को क्रियान्वित नहीं करती है तो हम इसके लिए न्यायालय यानी कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि ये जो निर्देश तत्व हैं ये वाद योग्य नहीं है। इनका मुख्य उद्देश्य राज्य को लोक कल्याणकारी बनाना एवं
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना है। तो ये आपको इस बिंदु में अच्छे से याद करना है। भाग 4 आयरलैंड से लिए गए हैं। सरकार का पथ प्रदर्शन करते हैं। ये सरकार जो है इनके लिए बाध्य नहीं है, ये वाद योग्य नहीं है। ये भारत को लोक कल्याणकारी राज्य बनाते हैं और सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना करते हैं। तो इस प्रकार से इन 5-6 बिंदुओं के माध्यम से जो है आप इस बिंदु को स्पष्ट करेंगे। समझ में आ रहा आपको? थोड़ा सा समझने की कोशिश करो और सीखने का प्रयास करो। यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप बिल्कुल एकाग्र होकर के इनको ध्यान से देखो। दूसरा है सामाजिक या समाजवादी राज्य, यानी हमारे भारतीय संविधान की ये विशेषता है कि हमारा भारत का जो संविधान है वो हमारे भारत देश को एक समाजवादी राज्य बनाने पर बल देता है। कहने का अर्थ ये है कि जो भारत है, ये भारत जो राज्य है, वह राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं करेगा। सभी धर्मों को, सभी नागरिकों के साथ में समान बर्ताव करेगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो संविधान है वो क्या है, एक प्रकार से समाजवादी राज्य की स्थापना करता है। तो ये समाजवादी जो राज्य है ये हमारे संविधान की विशेषता मानी जाएगी। तो आप याद कर लो समाजवादी राज्य, और इसमें आप लिखेंगे क्या कि संविधान भारत को समाजवादी राज्य बनाने पर बल देता है। हमारा जो संविधान है ये हमारे भारत को समाजवादी राज्य बनाने पर बल देता है। और इसमें आपको ये भी याद रखना है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, यानी 1976 की ये बात है। और 1976 में क्या है कि हमारे संविधान के अंदर जो है 42वां संशोधन किया गया था, और उस 42वें संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। कहने का अर्थ यह हुआ कि जो हमारा मूल संविधान है, उसमें समाजवादी शब्द नहीं था। और ये कब जोड़ा गया? 1976 में। और कहाँ जोड़ा गया? हमारे भारत की प्रस्तावना में। प्रस्तावना जो हमारे संविधान में सबसे पहले आती है उसमें ये शब्द जोड़ा गया। समाजवाद का अर्थ है सभी को समान मानना या समझना, किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग या भाषा के आधार पर भेदभाव न करना। तो इस प्रकार से ये विशेषता नंबर 8। और इसके बाद में अगली विशेषता नंबर 9 देखिए। तो अगली विशेषता क्या है? नंबर 9 वो है वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार। अब आपने देखा होगा अक्सर जब भी हमारे यहाँ पे चुनाव होते हैं, चाहे वो सरपंच के चुनाव हो, चाहे वो हमारे यहाँ राज्य विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, तो हमारे यहाँ जो जनता है, भारत के नागरिक, वो क्या करते हैं? वोट देने जाते हैं, यानी मत देने जाते हैं। जैसे आपके दादाजी, आपकी दादी, आपके पिताजी, आपकी जो माताजी हैं, आपके परिवार में आपके जो अंकल हैं, अन्य जो परिवार के जो बड़े लोग हैं, वो क्या करते हैं? मत देने जाते हैं। क्योंकि उनको क्या है कि संविधान के द्वारा क्या दिया गया है? मताधिकार, यानी मत देने का अधिकार। मत प्लस अधिकार, यानी मत देने का अधिकार दिया गया है। और ये अधिकार आपको भी मिलेगा। अब आपको कब मिलेगा? जब आप क्या हो जाएंगे? वयस्क। जब आप क्या हो जाएंगे? वयस्क हो जाएंगे, तब ये अधिकार आपको भी दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये वयस्क क्या होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, वयस्क हमारे भारत में किसे माना गया है? जो व्यक्ति या जो है
18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। भारत का वह नागरिक जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, हम उसको क्या मानते हैं? वयस्क मानते हैं। तो जब आप 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेंगे तो आप भी क्या माने जाएंगे? वयस्क माने जाएंगे और आपको भी जो है मत देने का अधिकार दिया जाएगा। यदि मैं बात करूं हमारे मूल संविधान की, तो भारत का जो मूल संविधान है उसमें वयस्क की जो उम्र है वो कितनी थी? 21 वर्ष थी। लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी हमारे संविधान में फिर संशोधन किया गया, और वो संशोधन कौन सा था? 61वां संशोधन। और उस 61वें संशोधन के द्वारा जो है 21 वर्ष की जो हमारी उम्र थी वयस्क होने की, उसको कम करके, उसको घटा करके और 18 वर्ष कर दिया गया। तो इस प्रकार से हमारे भारतीय संविधान की ये विशेषता है कि हमारे भारतीय संविधान में जो है 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को क्या दिया जाता है? वयस्क मताधिकार दिया जाता है, जिसका वह अपने सांसदों या विधायकों या सरपंच को चुनने में काम में लेता है। तो अब वयस्क मताधिकार वाला जो बिंदु है इसको आप किस प्रकार से लिखेंगे कि संविधान में 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक नागरिक को समान रूप से मताधिकार प्रदान किया गया है। समान रूप से, अब यहाँ समान रूप का अर्थ क्या है कि चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, पंथ या लिंग का हो, सभी को क्या किया गया है? मताधिकार दिया गया है। यानी इस जगह किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यद्यपि मूल संविधान में यह आयु 21 वर्ष थी। अभी मैंने आपको बताया ना कि जो हमारा मूल संविधान है, यानी जो संविधान हमारा लिखा गया था 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था वो हमारा मूल संविधान है। और उस मूल संविधान में ये जो आयु थी वो कितनी थी? 21 वर्ष, जिसे 61वें संविधान संशोधन द्वारा घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया है। तो यदि एग्जामिनर आपसे पूछ ले 1 नंबर के प्रश्न में कि वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है, तो कितनी है? आप क्या उत्तर देंगे? 18 वर्ष। या फिर आपसे यदि ये पूछा जाए कि वयस्क मताधिकार की जो आयु है वो 21 वर्ष से 18 वर्ष कब की गई थी, तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके बाद में अगली विशेषता, और अगली विशेषता क्या है? पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष राज्य कहने का अर्थ यह है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है। तो देखो, ध्यान दो आप इन शब्दों पे। पंथ का अर्थ है धर्म या पंथ या फिर कोई समुदाय। नि का अर्थ है नहीं करना। यहाँ जो नि है, निर उपसर्ग लगा हुआ है, और निर उपसर्ग का अर्थ क्या होगा? नहीं। और पक्ष का अर्थ क्या होगा? पक्षपात। यानी जो राज्य है, जो राज्य है, अब यहाँ राज्य कौन है? हमारी भारत सरकार, हमारे जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, हमारी जो भी सरकारी संस्थाएं हैं, वो सब क्या है? राज्य। तो राज्य जो है वो क्या नहीं करेगा? पंथ यानी किसी भी धर्म के साथ में नि यानी नहीं करेगा, पक्ष यानी पक्षपात। यानी हमारा जो राज्य है वो किसी भी धर्म या पंथ के साथ में जो है वो पक्षपात नहीं करेगा। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, लिंग के नाम पे, जन्म स्थान के नाम पे या अन्य किसी आधार पे जो है भेदभाव नहीं करेगा। तो इसलिए हमारे भारतीय संविधान की ये विशेषता है कि हमारा जो भारतीय संविधान है ये हमारे भारत देश को जो है वो एक पंथ निरपेक्ष राज्य बनाने पर बल देता है। दोबारा सुनना कि हमारा भारतीय संविधान जो है उसकी ये विशेषता है कि वह हमारे भारत को जो है एक पंथ निरपेक्ष राज्य बनाता है। और मैं आपको बताना चाहूँ कि जो हमारा मूल संविधान था
मैं बार बार मूल संविधान जो शब्द बोल रहा हूँ इसका अर्थ है कि वह संविधान जो हमारे संविधान निर्माताओं या संविधान सभा के द्वारा लिखा गया था। तो उस मूल संविधान में क्या है कि पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं था। तो फिर ये कब जोड़ा गया? तो जिस प्रकार समाजवादी शब्द जोड़ा गया उसी प्रकार से जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में ये पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो इस प्रकार से यदि मान लीजिए कि यदि एग्जामिनर आपसे पूछे कि पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या है, तो पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि राज्य के द्वारा किसी भी धर्म के साथ भेदभाव न करना, सभी धर्मों को समान समझना ही पंथ निरपेक्षता है। और भारतीय संविधान के अंदर जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। तो इस बिंदु को आप कैसे लिखेंगे? देखो कि संविधान में भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य बनाने पर बल दिया गया है। पंथ निरपेक्ष राज्य का अर्थ है सभी धर्मों यानी पंथों के साथ समान बर्ताव करना, सभी धर्मों यानी पंथों के साथ समान बर्ताव करना, किसी भी धर्म के साथ किसी भी आधार पे भेदभाव न करना। फिर आगे आप क्या लिखेंगे कि मूल संविधान में यह शब्द अंकित नहीं था। यह शब्द कौन सा? पंथ निरपेक्ष शब्द अंकित नहीं था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, यहाँ आप जो है संविधान संशोधन लिख लेना कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। श्री वैकेंट रमन के अनुसार पंथ निरपेक्ष राज्य न तो धार्मिक है, न अधार्मिक और न धर्म विरोधी। इस प्रकार से जो है ये हमारा विशेषता नंबर 10 हमने समझी, जिसको आप दोबारा से इस वीडियो को आप जो है बैक करके दोबारा सुन लेना। अब हम बात करेंगे अगली विशेषता, और हमारे भारतीय संविधान की जो अगली विशेषता है वो है कि भारत का जो संविधान है वो एक विलक्षण दस्तावेज है, एक विलक्षण दस्तावेज। अब आप सोच रहे होंगे कि ये विलक्षण दस्तावेज क्या होता है? तो देखो, विलक्षण दस्तावेज का मतलब है कि हमारा जो संविधान है ये जिन व्यक्तियों के द्वारा लिखा गया, यानी जिन लोगों के द्वारा तैयार किया गया, जो इसको लिखने वाले जो हीरो थे, हम उनको हीरो कहेंगे। ऐसे व्यक्ति जो बहुत ही बुद्धिमान थे और जो बहुत ही दूरदृष्टि वाले थे, यानी 100 साल यानी 500 साल आगे की सोचने वाले कि भाई 100 साल बाद में भारत में ये हो सकता है, 500 साल भारत में यदि ये होगा, तो उस समय की जो बात को सोच करके लिखा गया संविधान है। यानी ऐसा संविधान जिसमें जो लिखने वाले लोग थे वो 500 वर्ष आगे की सोच करके और इसको तैयार किया गया। और इसके साथ साथ जो हमारा भारत का संविधान है, ये भारत का संविधान विलक्षण इसलिए भी है क्योंकि इस भारत के संविधान में जो है जनता की मूलभूत मान्यताओं को या जनता की इच्छाओं को, जनता की आकांक्षाओं को ध्यान में रख करके ये तैयार किया गया है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे कि जो हम लोग हैं, हम सब जो जनता है, हमारे जो भारत के लोग हैं, इन भारत के लोगों की जो इच्छाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, जो मूल्य हैं, उन मूल्यों को, उन इच्छाओं को, उन आकांक्षाओं को ध्यान में रख करके और ये हमारे भारत का संविधान लिखा गया है। जबकि हम दुनिया की यदि और संविधान देखें तो दुनिया के और संविधान जो है वो वहाँ के लोगों की इच्छा के अनुसार तैयार नहीं किए गए, जबकि हमारा संविधान जो है हमारे जनता की भावनाओं के अनुसार तैयार किया गया है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे भारत का संविधान है उसकी ये विशेषता है कि यह एक प्रकार का विलक्षण दस्तावेज है। और इस बिंदु में आप क्या लिखेंगे
कि भारत का संविधान एक विलक्षण दस्तावेज है जिसे दक्षिण अफ्रीका ने तो प्रतिमान के रूप में अपने देश का संविधान बनाने हेतु काम में लिया। देखो, हमारा भारत का संविधान एक ऐसा संविधान जिसको दक्षिण अफ्रीका ने तो किस रूप में काम में ले लिया, अपने देश का संविधान बनाने में काम में भी लिया है। ये संविधान निर्माताओं की बुद्धिमत्ता एवं दूरदर्शिता का प्रमाण है। यानी ये जो हमारा संविधान है, ये संविधान निर्माताओं की बुद्धिमत्ता एवं दूरदर्शिता का प्रमाण है। इसमें जनता के मूल्यों एवं आकांक्षाओं या इच्छाओं को स्थान दिया गया है। तो इस प्रकार से आप इस बिंदु को शो करेंगे, इसको आप स्पष्ट करेंगे अपनी परीक्षा में, तो आप इसको याद कर लेना। आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी प्रत्येक बात को जो है समझने का या सीखने का प्रयास करेंगे या प्रयास कर रहे होंगे। इसके बाद में अगली विशेषता है नंबर 12, और प्रत्येक विशेषता हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप हर विशेषता को ध्यान से सुने। तो विशेषता नंबर जो 12 है वो क्या है? एकात्मक एवं संघात्मक। एकात्मक एवं संघात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग। कहने का अर्थ यह है कि हमारे भारत का जो संविधान है, हमारे भारत का जो संविधान है वह एकात्मक एवं संघात्मक तत्वों का क्या है? एक अद्भुत संयोग यानी मिश्रण। अब यहाँ संयोग का अर्थ क्या होगा? मिश्रण। कि हमारे भारत के संविधान में जो है एकात्मक जो शासन है उसके तत्व भी हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं भारत के संविधान में, और संघात्मक शासन के जो तत्व हैं वो भी हमारे संविधान में देखने को मिलते हैं। मैंने आपको 11th क्लास में पढ़ाया था कि एकात्मक और संघात्मक शासन क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब पूरे देश में एक ही सरकार शासन को चलाए, एक ही संविधान के माध्यम से जब पूरे देश के शासन को एक ही सरकार शासन चलाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? एकात्मक शासन। और जब शासन को जो है देश के साथ साथ उस देश के जो राज्य हैं, अलग अलग जो प्रदेश हैं, यदि वो भी शासन को चलाएं, यानी केंद्र के साथ साथ यदि प्रादेशिक सरकार यानी जिनको हम राज्य सरकार कहते हैं, यदि वो भी शासन को चलाएं तो उसे हम कहेंगे संघात्मक शासन। तो जहाँ एक ही सरकार शासन को चलाए वह एकात्मक शासन। तो हमारे भारत में शासन कौन सा है? संघात्मक। और संघात्मक का अर्थ क्या होता है? कि जहाँ केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार भी शासन को चलाएं। तो कहने को तो क्या है कि हमारा जो भारत का संविधान है उसमें संघात्मक शासन को अपनाया गया है, लेकिन संघात्मक शासन के साथ साथ हमारे यहाँ पे क्या है कि एकात्मक शासन के तत्व भी दिखाई देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एकात्मक और संघात्मक है क्या? तो देखो, यदि एकात्मक शासन किसी देश में होता है तो वहाँ एक ही संविधान होता है, एक ही क्या होती है? नागरिकता होती है, और एक ही सरकार होती है, और वहाँ जो है एक ही प्रकार की न्यायपालिका होती है। तो और जहाँ संघात्मक शासन होता है वहाँ पे क्या होता है कि दो सरकारें होती है, केंद्र की अलग और राज्यों में अलग, और इसके साथ साथ जो स्थानीय संस्थाएं हैं वो अलग, जैसे हमारे भारत में ग्राम पंचायत और नगर पालिकाएँ हैं। और संघात्मक में क्या होता है कि राज्यों का अलग संविधान होता है और केंद्र का अलग संविधान होता है। और यहाँ संघात्मक में क्या होता है कि केंद्र की अपनी नागरिकता होती है और राज्य की अपनी नागरिकता होती है। लेकिन हम बात करें हमारे भारत की, तो हमारे भारत में क्या है कि संघात्मक शासन को अपनाया गया है, लेकिन इस संघात्मक शासन के साथ साथ हमारे यहाँ पे एकात्मक शासन के लक्षण भी दिखाई देते हैं। जैसे मैं बात करूँ
कि संघात्मक शासन को अपनाया गया है। तो संघात्मक शासन को यदि अपनाया गया है तो हमारे भारत में जो नागरिकता है वो कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, एक केंद्र की और एक राज्य की। लेकिन हमारे यहाँ पे तो एक ही नागरिकता है और वो क्या है? भारतीय। चाहे हम किसी भी गांव में, किसी भी जिले में, चाहे किसी भी राज्य में निवास करते हो, लेकिन हमारे पास में एक ही नागरिकता है और वो कौन सी है? भारतीय। तो एकल जो नागरिकता हमारे पास है वो तो एकात्मक शासन का तत्व है और हमारे यहाँ पे शासन कौन सा है? संघात्मक, जबकि नागरिकता 2 होनी चाहिए। चलो एक तो ये एग्जाम्पल, दूसरा लेते हैं। यदि हम बात करें कि यदि हमारे भारत में संघात्मक शासन है तो हमारे यहाँ पे संविधान 2 होने चाहिए, राज्यों का अपना संविधान होना चाहिए और केंद्र का अपना संविधान होना चाहिए। लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है। हमारे भारत में क्या है कि केंद्र और जो राज्य हैं, राज्य और जो केंद्र है उनका एक ही संविधान है, हमारे भारत का संविधान। तो जब किसी देश में एक ही संविधान है तो वो तो एकात्मक का लक्षण है, वो तो एकात्मक का तत्व है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारे यहाँ पे क्या है कि संविधान में कहने को तो संघात्मक है लेकिन तत्व एकात्मकता के भी मिलते हैं। इसलिए हम ये विशेषता बताएंगे कि एकात्मक एवं संघात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग यानी मिश्रण। और इस बिंदु में आप क्या लिखेंगे कि भारतीय संविधान एकात्मक एवं संघात्मक शासन के तत्वों का अद्भुत संयोग है, जबकि संविधान में संघात्मक शासन को अपनाया गया है। अब आप थोड़ा सा गौर करना इस लाइन पे, जबकि भाई संयोग है दोनों का, जबकि यानी जबकि हमारे संविधान में संघात्मक शासन को अपनाया गया है, यानी एकात्मक को नहीं अपनाया गया, संघात्मक शासन को अपनाया गया है। जैसे अमेरिका में संविधान में संघ शब्द के स्थान पर, अब हमारे संविधान में जो है संघ शब्द के स्थान पर यूनियन ऑफ स्टेट यानी राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग किया गया है संविधान में। अब देखो संघात्मक अपनाया गया है और क्या लिखा हुआ हमारे संविधान में? यूनियन ऑफ स्टेट, यानी यूनियन कर दिया होगा संघ ऑफ स्टेट यानी राज्यों का। यानी हमारा जो भारत देश है, ये भारत देश और ये जो है इन राज्यों को मिला करके और एक देश बनेगा, जैसे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, है ना। इस प्रकार से ये इन सबको मिला करके क्या बनेगा? एक भारत देश बनेगा। तो ये क्या है? इन राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ द स्टेट यानी राज्यों का संघ। जैसे आपको मैंने डायग्राम में बताया कि ये भारत है और इसमें ये राज्यों को मिला करके बनाया गया है। तो इस प्रकार से सभी राज्यों ने मिलकर के एक संघ बनाया। जैसे 5 व्यक्ति मिलकर के संघ बनाते हैं, भाई एक व्यक्ति मिलकर संघ बना नहीं सकता। जैसे मान लो 5 व्यक्तियों ने मिलकर संघ बनाया, उसी प्रकार से हमारे यहाँ पे 28 राज्यों में मिलकर क्या बना रखा है? एक संघ बना रखा है जिसका नाम है भारत। आगे, लेकिन अब संघात्मक शासन होने के साथ साथ क्या है कि संविधान में एकात्मक शासन के तत्व दिखाई देते हैं। अब वो तत्व कौन कौन से हैं? जैसे एक संविधान, अवशिष्ट शक्ति, शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में, यानी जो शक्तियां हैं संविधान में उसको भी ज़्यादा शक्तियां किसको दी गई है? केंद्र को, यानी एक सरकार हमारे यहाँ नजर आ रही है। और एकल नागरिकता, एकल संविधान, आपातकालीन शक्तियां जो कि केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान करती हैं। तो ये वो एग्जाम्पल हैं जिनसे आप ये बता सकते हैं कि हमारे यहाँ एकात्मक शासन के तत्व भी दिखाई देते हैं। लगता है कि आपको ये बिंदु समझ में आ गया था। और ये वाली जो विशेषता है, ये माध्यमिक शिक्षा जो बोर्ड है 2018 में जो हमारी एग्जाम लगी थी उसमें ये विशेषता जो है आपको 4 अंक वाले प्रश्न में पूछ ली गई है। तो इस प्रकार से ये विशेषताएं बीच में से पूछी जाती है। अब आप समझ गए होंगे, तो वापस से रिपीट हो सकती है, इसलिए मैंने इसको आपको थोड़ा सा खोल के बताया, आपने बहुत ध्यान से सुना। अब है विशेषता नंबर 13, और विशेषता नंबर 13 क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका। कहने का अर्थ यह है कि हमारे भारतीय संविधान की ये विशेषता है कि हमारे भारतीय संविधान में जो है अनेक उपायों के द्वारा, यानी अनेक ऐसे उपाय किए गए हैं, अनेक उपायों के द्वारा जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है। यानी हमारे संविधान में ऐसे अनेक उपाय किए गए हैं कि जिन उपायों से जो है हमारी न्यायपालिका
स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके और निष्पक्ष कार्य कर सके। यानी हमारी जो न्यायपालिका है वो किसी के दबाव में, हमारे जो न्यायाधीश है, जो हमारे भारत की जो न्यायपालिका में जो न्यायाधीश हैं, वो जब भी कोई फैसला करे, किसी अपराधी को सजा दे, तो वह किसी के दबाव में आकर के ना दे। यानी वो स्वतंत्र रूप से जो है फैसला कर सके। और स्वतंत्र रूप से फैसला कब करेंगे? जब हमारे संविधान में उनको स्वतंत्रता दी जाएगी। आपने देखा होगा कि बहुत सारे देश ऐसे हैं कि जहाँ न्यायपालिका वहाँ के जो कार्यपालिका होती है उसके अंडर में काम करती है, उसके नियंत्रण में काम करती है। यानी बहुत सारे देश ऐसे हैं कि जहाँ जो न्यायाधीश हैं वो स्वतंत्र फैसला नहीं करते, वो जो है वहाँ की जो सरकार है, जिस पार्टी की सरकार है, उस पार्टी के निर्देश के आधार पर फैसला करते हैं। लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है। हमारे भारत में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, चाहे किसी भी व्यक्ति की सरकार हो, हमारी जो न्यायपालिका है वो एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। और इस स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करने वाला है कौन? हमारा संविधान। ये हमारे संविधान की विशेषता है, क्योंकि हमारे संविधान के अंदर जो है ऐसे बहुत सारे उपाय हैं, ऐसे बहुत सारे प्रबंध और व्यवस्थाएं हैं जिनसे हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। और वो उपाय कौन कौन से हैं? जैसे निश्चित कार्यकाल, जैसे हमारे जो न्यायाधीश हैं उनको हटाने की जो उम्र है वो क्या है? 65 वर्ष। ठीक है, तो जब तक उनका कार्यकाल पूरा नहीं होगा, भाई 5 वर्ष या 65 वर्ष, यदि जब तक उनका कार्यकाल पूरा नहीं होगा तब तक हमारे न्यायाधीश अपने पद पर बने रहेंगे। और अब न्यायाधीश यदि कोई व्यक्ति है तो वह स्वतंत्र कार्य करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरे को समय से पहले तो हटा नहीं सकते। और दूसरा, हमारे यहाँ पे जो न्यायाधीश बनते हैं वो योग्यता के आधार पे बनते हैं, किसी पार्टी के नहीं होते। जो भी हमारे यहाँ पे योग्य व्यक्ति होते हैं, यानी पढ़े लिखे और जो बहुत ही टैलेंट, जिनको हमारे संविधान का बहुत बारीकी से ज्ञान है, जिन्होंने कानून की पढ़ाई की है, ऐसे व्यक्तियों को हमारे यहाँ पे न्यायाधीश बनाया जाता है, जो कि स्वतंत्र और निष्पक्ष फैसला करते हैं। जबकि दुनिया के जो और देश हैं बहुत सारे, उनमें क्या होता है कि जो वहाँ की सरकार है, जिस दल की सरकार है, वो किसी भी व्यक्ति को न्यायाधीश बना देती है ताकि वो उनके पक्ष में फैसला करे। लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है। हमारे भारत में क्या होगा कि जो भी व्यक्ति कानून की, जिसने पढ़ाई की है, जो कानून का ज्ञाता है, जो विद्वान है कानून का, या जिसको संविधान का ज्ञान है, ऐसे व्यक्तियों को न्यायाधीश बनाते हैं। और आपको अच्छे से, आप इतना तो आप भी दिमाग रखते हो कि जो व्यक्ति कानून की पढ़ाई किया हुआ है, जो इतना योग्य व्यक्ति है, तो क्या वो स्वतंत्र फैसला नहीं करेगा? क्या वो किसी के दबाव में फैसला करेगा? इसलिए आप ये कह सकते हैं कि हमारे भारत की न्यायपालिका एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। और इसमें आप क्या लिखेंगे कि भारतीय संविधान में अनेक उपायों के द्वारा, मैंने कहा था ना उपाय, अनेक उपायों के द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है, जिसे न्यायपालिका को अब वो कौन कौन से उपाय हैं? जैसे न्यायपालिका को कार्यपालिका एवं विधायिका से पृथक रखा गया है, निश्चित कार्यकाल, न्यायाधीशों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर, और निश्चित वेतन। ये वो उपाय हैं जिनसे हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में इतना ही। आप इन विशेषताओं को दोबारा से इस वीडियो को रिवाइज करके देखना, और प्रत्येक क्लास को जो है आप क्रम से देखना, ताकि आपको अच्छे से आपकी तैयारी हो सके और आप समय का सदुपयोग करें। और जो उपयोग कर रहे हैं, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।